डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं उत्तर व्यवहारवाद पर। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म व्यवहारवादी क्रांति के बाद हुआ। व्यवहारवादी आंदोलन के प्रणेता डेविड ईस्टन और अन्य व्यवहारवादियों ने 1960 के दशक की समाप्ति के बाद देखा कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता के नजदीक तो ला दिया है, परंतु उनका जो शोध है, जो अध्ययन है, वो समस्या समाधानात्मक नहीं है। ईस्टन ने कहा कि हमने संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों, अधिसिद्धांतों के निर्माण में अपना समय और धन बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है, क्योंकि इससे निकले हुए शोध जो है वो समाज के हित में काम नहीं आए। ईस्टन ने कहा है कि हम लोगों ने प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के वातानुकूलित शानदार कमरों में बैठ कर के स्थिरता, स्वामित्व, संतुलन, संरक्षण, प्रतिमान आदि की तकनीकी समस्याओं और मॉडल निर्माण की प्रवृत्ति में उलझे रहे। विशेषकर तकनीकी के आधार पर हमने अध्ययन किया। हम राजनीति विज्ञान को तकनीकी के करीब तो ले आए, परंतु उसकी सामाजिक उपयोगिता हमने खो दी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उस दौर में, जिस दौर में व्यवहारवादी अध्ययन अपने चरम पर था, उसी दौर में विश्व राजनीति में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही थी, जैसे आणविक अस्त्रों का आतंक, शस्त्रों की होड़, विभिन्न देशों में गृह युद्ध, तानाशाही शासकों का उदय और बढ़ती हुई सामाजिक विभेद की स्थिति। तो यह बात कई हद तक डेविड ईस्टन की सही थी कि सिद्धांत और शोध का निर्माण यदि सामाजिक उपयोगी नहीं है, वह राज्य व्यवस्था के संकटों एवं समस्याओं का निदान नहीं करता है, तो ऐसा शोध निरर्थक है। और इसीलिए व्यवहारवाद के खिलाफ उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन या क्रांति पैदा हुई। मित्रों, अब हम देखते हैं कि व्यवहारवाद ने सबसे पहले मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया। व्यवहारवादियों ने विश्लेषण की तकनीकी को विश्लेषण की वस्तु अर्थात लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। अब एक सीधी सी बात है कि तकनीकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या एक लक्ष्य? व्यवहारवादियों का मत था कि तकनीकी से समझौता नहीं होगा, भले ही लक्ष्य प्राप्त ना हो। वो तकनीकी और वैज्ञानिकता के पीछे इतने अंधे हो गए कि उन्होंने लक्ष्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो डेविड ईस्टन ने इस चीज़ पर अपना फोकस डालते हुए कहा है कि हमारा अध्ययन, हमारा शोध, हमारा निष्कर्ष जो है वो रिलीवेंट होना चाहिए, औचित्यता पर आधारित होना चाहिए, वैध होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उत्तर व्यवहारवादियों ने देखा कि मूल्यों को साइडलाइन करने से हमारे जो लक्ष्य हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पे ही अटके रहे और वो वैज्ञानिक सत्ता से उन्होंने समझौता कर लिया, नहीं। उत्तर व्यवहारवादियों ने अध्ययन में वैज्ञानिकता का और ज़्यादा विस्तार किया।
इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों का ही विवेक सम्मत समावेशन किया गया। उत्तर व्यवहारवादियों ने धीरे धीरे देखा था कि तथ्य जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, इस चीज को हम झुठला नहीं सकते कि तथ्य जो है, फैक्ट्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए वैल्यूज या मूल्य भी है। हम दोनों को एक दूसरे का पूरक बना करके अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। अब एक प्रश्न आता है निकल के कि क्या उत्तर व्यवहारवाद, जो व्यवहारवाद की घोर आलोचना करता है, क्या ये परंपरावाद का ही एक रूप है? तो इसको स्पष्ट करना जरूरी है कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद नहीं है। परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, परंतु दोनों के आलोचनाओं के बिंदु अलग अलग हैं। परंपरावाद कहता है राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वे प्राय मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य सामान्य खोजने की संभावना को ही अस्वीकार करते हैं। परंपरावादियों का मानना है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार अद्वितीय घटनाओं से भरा पड़ा है, उनका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। तो परंपरावादी जो हैं वो इस बात पर बल देते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है ये फालतू में अपने आप को वैज्ञानिक बनाने का ढोंग रच रहा है। मानवीय व्यवहार का जो सामान्यीकरण, जो फैक्ट्स और तकनीकी, इन सब का विरोध करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परंपरावाद जो है वो व्यवहारवाद के वैज्ञानिक पक्ष का आलोचक है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद के वैज्ञानिक पक्ष का आलोचक नहीं, उल्टा वो उत्तर व्यवहारवाद तो व्यवहारवाद के वैज्ञानिकता का और विस्तार करना चाहता है। उत्तर व्यवहारवादियों की आलोचना का जो केंद्र है वह केंद्र है प्रासंगिकता। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि अध्ययन, शोध किसी भी पद्धति से क्यों ना हो, परंतु वह प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। मतलब वो उपयोगी होना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। यदि वो उपयोगी नहीं है तो किसी भी पद्धति से किया गया शोध निरर्थक है। उत्तर व्यवहारवादी वैज्ञानिकता के मामले में तो यह कहते हैं कि समाज का और मनुष्य का जो व्यवहार है उसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव तो है ही, अपितु आवश्यक और उचित भी है। मतलब बहुत जरूरी है, मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारवाद की आलोचना के जो दो आलोचक हैं, उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद, दोनों में ही बिल्कुल डिफरेंट अंतर है। तो बात आई उत्तर व्यवहारवाद की। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो प्रासंगिकता पर बल देता है, इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद को प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रासंगिकता का अभाव व्यवहारवादी शोध में तो लगभग है ही, परंपरावादी शोध में भी दिखाई देता है। इसलिए एक अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद उन सभी परंपरावादी और व्यवहारवादी शोधों की आलोचना करता है जो प्रासंगिकता से परे है। उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है। व्यवहारवाद में एक सुधार का आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद दो बातें कहता है, कर्म और प्रासंगिकता। व्यवहारवादी वैज्ञानिकों
से यह उम्मीद करता है कि समाज और राज्य व्यवस्था की जो तत्कालीन समस्याएं हैं, जो संकट हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन करके और उनका निदान ढूंढा जाए। उनका जो मुख्य उद्देश्य है जो ईस्टन साहब का, वो है सामाजिक शोध की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। मतलब उनका अध्ययन जो है वो संगतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल अध्ययन करते गए और जिस विषय, जिस उद्देश्य के लिए अध्ययन किया जा रहा है उस उद्देश्य में, उस समस्या के समाधान में उसका कोई उपयोग ही ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में कर्म और प्रासंगिकता की मांग करता है। उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि हम मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ रह करके अध्ययन तो कर सकते हैं, परंतु जब तक हम समाज और राज्य व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए फील्ड में नहीं जाएंगे, मूल्यों में आस्था नहीं रखेंगे, अपने लक्ष्य बनाकर नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने अध्ययन को प्रासंगिक नहीं बना पाएंगे, रिलीवेंट नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद से कैसे भिन्न है और कैसे करके व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादी हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के कारण क्या रहे, प्रमुख कारण क्या रहे। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे पाए, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। यहाँ से ही उत्तर व्यवहारवाद का अनाउंसमेंट माना जाता है। इसकी प्रक्रिया तो पहले से ही प्रारंभ हो गई। मतलब व्यवहारवादी अध्ययन के प्रति असंतोष की जो प्रक्रिया थी, जो दिखाई दे रहा था कि व्यवहारवादी अध्ययन जो है वो हमारा उद्देश्यहीन हो गया है, वो छटपटाहट तो व्यवहारवादियों में पहले से ही थी, परंतु इस भाषण के बाद वो एक सामने आ गई और उत्तर व्यवहारवाद का वहीं से जन्म माना जाता है। इसका जो कारण है वो स्पष्ट कारण है, कई कारण दिखाई देते हैं हमें। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त और अपूर्ण मानने लगे। उत्तर व्यवहारवाद के जन्म का, एक क्रांति का अगला कारण हम देखते हैं कि ऐसा माना गया है कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञान की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। इस प्रकार व्यवहारवाद द्वारा किया गया यह विभाजन हमें कृत्रिम विभाजन ही दिखाई देता है। इसके कारण की अगला कारण देखते हैं कि व्यवहारवादियों का मानना था कि मूल्य जो है वो अध्ययन को प्रभावित करते हैं। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक होने में मूल्य सबसे बड़ी बाधक है, और व्यवहारवाद ने मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल दिया और उनका मानना था कि तथ्यों के जो अध्ययन में प्रधानता होगी तो यथार्थ एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन होगा। उत्तर व्यवहारवादी ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति से संबंधित हैं, दोनों में प्रासंगिकता होनी चाहिए, अतः दोनों में भेद करना कृत्रिम है।
राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवित होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। उत्तर व्यवहारवाद के उदय का एक कारण यह भी दिखाई देता है कि जिस समय उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन चल रहा था, उस समय पर्याप्त धन, पर्याप्त समय इस पर खर्च हुआ और व्यवहारवादी अध्ययन ने अपने आप को वैज्ञानिकता की कसौटी पर उतारने का प्रयास किया। परंतु उसी टाइम पीरियड में विश्व में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई थी, शीत युद्ध का काल चल रहा था, विभिन्न देशों में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, कई देशों में तानाशाहियों का शासन स्थापित हो गया था। ऐसी स्थिति में यह एक प्रश्न बनता है कि जब आप लोग इन समस्याओं के समाधान का अध्ययन नहीं कर पाए तो आपका अध्ययन किस काम का। और इसी बिंदु पर उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ माना जाता है, क्योंकि व्यवहारवादियों में ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये प्रश्न उठाया कि जब हमारा अध्ययन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ ही नहीं पा रहा है, उनके समाधान की दिशा में कोई योगदान ही नहीं दे पा रहा है, तो हमारा अध्ययन किस काम का, उसकी प्रासंगिकता ही क्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का एक अगला पड़ाव है। व्यवहारवाद की जो कमियां थी, जो कमजोरियां थी, उनका एक समाधान है। ये परंपरावाद नहीं है, ये एक व्यवहारवाद से अगला स्टेप है, ये व्यवहारवाद का बैक स्टेप नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो राजनीतिक अध्ययन का एक जो क्रम चलता है कि परंपरावाद, आधुनिक अध्ययन, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। मैं समझता हूँ ये चर्चा आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।